2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है सर। हाँ बलजीत। दिनेश। दिनेश। बलजीत। हाय बोल। क्या हाल है? क्या हुआ? तेरे पास सर का फोन आया था, वो जिंदल सर का। नहीं तो अच्छा चलो। अरे वो बीटेक के का लिए नहीं है। ना, वो बीटेक के लिए कह रहा था कि जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करना है तो वहाँ पर सीधे सर करवा लो। हाँ भाई, शुरू करें क्लास। यस सर। आज कितने जने यस हो? सर। 1 2 3 4 5 6 6 है जी। मैं बुलाता हूँ जी। काजल, बलजीत, दिनेश, अमित, अमित कुमार, दीप, तुषार। चलो ठीक है, कॉल करना है किसी को कर लो। आज बड़ा रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे हम, जो अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है। नहीं सर, एक खुराक। सबसे पहली चीज तो ये कि जो आज के दिन इंडिया के अंदर प्रिवेल करता है, या जो हमें जितने भी फूड इंडस्ट्रीज हैं उनको जो रेगुलेट करता है, वो हमारा ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है। और ये एक्ट, मैंने बताया कि पहले पीएफए होता था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, और इसके अलावा बहुत सारे एक्ट थे, ऑर्डर्स थे, जिन सभी को इस अकेले एक्ट ने रिप्लेस किया है। 2006 का ये एक्ट है। 2011 में हमारे रूल रेगुलेशंस आने शुरू हुए थे। तो रूल रेगुलेशन क्या है, एक्ट क्या है, ये हमने पिछली क्लास में किया था। तो आज हम बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। एक तो फूड इंडस्ट्री के बारे में ये समझो कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया के अंदर। प्रोडक्शन के हिसाब से ग्रोथ भी इसमें बहुत अच्छी है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो खाना पीना है वो कंटिन्यू चलता है। चाहे इवन आपकी
एक बड़ी चीज देखो कि ये कोविड के कारण सारी इंडस्ट्री अधिकतर शटडाउन थी, मेडिकल को छोड़ के और फूड को छोड़ के। अपनी फूड इंडस्ट्री अभी भी काम कर रही थी। तो जॉब के मामले में और ग्रोथ के मामले में, कंटिन्यूअस ग्रोथ के मामले में और स्टडी ग्रोथ के मामले में फूड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि इसमें और इंडस्ट्री की तरह, जिस तरह आईटी सेक्टर में बूम आया लेकिन बहुत जल्दी फिर तली में लग गया, बस्ट होया, और पीछे हाउसिंग जो सेक्टर था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था, उसमें बूम आया, वो जल्दी बस्ट हो गया। फूड के मामले में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हम ये बोलते हैं कि ना तो कभी बूम आता और इसमें ना कभी बस्ट होता, यानी कंटिन्यू ग्रोथ रहती है और धीरे धीरे ये सेक्टर बढ़ता रहता है। तो इसमें जिसकी जॉब लगी है, सबसे अच्छी बात यही है कि एक तो उनकी जॉब टाइम के साथ उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, सैलरी इंक्रीज होती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, और विद एक्सपीरियंस आपकी जो वैल्यू है फूड इंडस्ट्री में बढ़ती है। तो इसको बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज ये कि उगता सूरज, उगता सूरज किस चीज का द्योतक होता है कि वो चढ़ रहा है, अभी चढ़ती हुई इंडस्ट्री है। लेकिन ये सनराइज इंडस्ट्री, हम तो कम से कम पिछले 20-25 साल से यही सुन रहे हैं कि ये सनराइज इंडस्ट्री है, और 20-25 साल से सनराइज है, इसका मतलब ये ग्रोथ फेज में ही है। इसकी अभी पीक नहीं आई है और ना ही जल्दी सी पीक आ सकती है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि जब तक ह्यूमन पॉपुलेशन है तब तक आपकी फूड इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज, जहां वो कहते हैं ना कि एक बार गंगा में जो बीज दिए फिर चिंता की जरूरत नहीं, पूरी उम्र अपनी फसल काटे जाओ। तो इस अगर इंडस्ट्री में आगे हो तो पूरी उम्र आपकी इसमें बहुत अच्छे आराम से और दिमागी सुकून से निकलेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री कभी नहीं बंद होने वाली, ये इंडस्ट्री कभी इसका डाउनफॉल नहीं आएगा। तो अपना जो फूड सेक्टर है बेसिकली वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर से जो हमारे पास रॉ मटेरियल आता है उसको हम फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो अपना जो बेसिकली काम है वो एग्रीकल्चर और फूड का इंटर रिलेटेड मिक्स सा काम है। तो जिस भी कंट्री की डेवलपमेंट है, अपनी जो कंट्री की डेवलपमेंट है बेसिकली, वो एग्रीकल्चर सेक्टर जितना ज्यादा इवॉल्व होगा उतनी अपनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, कि लोकल अपने को प्रोड्यूस जो है उतना ही ज्यादा मिलेगा, सही रेट पे मिलेगा, और उसकी हाई वैल्यू प्रोसेस प्रोडक्ट उससे हम बना के आगे बेच सकेंगे। तो अभी भी प्रोसेसिंग बहुत कम है फूड प्रोडक्ट्स की, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसकी जो वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है इंडिया में 4 to 10% बोलते हैं अलग अलग वर्टिकल्स के लिए। और कई ऐसे फील्ड हैं उसमें इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है, जिस तरह मिल्क का टॉप प्रोड्यूसर है, सीरियल्स का, पल्सेस का, बहुत सी, इवन बीफ, मीट इंडस्ट्री। ये हमारे लिए बड़ा एक शॉकिंग है और लोग जल्दी से इस चीज पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जब हम स्टैट्स उठा के देखते हैं, वी आर फॉर लास्ट 5-6 years हम वन फर्स्ट यानी हाईएस्ट एक्सपोर्टर थे, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे बीफ के। तो ये बड़ी एक शॉकिंग सी चीज है, लेकिन बट इट्स अ ट्रुथ है ऐसा। एक्सपोर्ट बहुत होता है बीफ का इंडिया से, लोकल कंजम्पशन नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट बहुत है। तो यहाँ पे जो भी फूड रेगुलेटर्स या फूड रेगुलेशंस या फूड लॉज आए थे अलग अलग टाइम पे, चाहे वो आपका पीएफए था या उससे पहले भी जो फूड के एक्ट थे, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग एक्ट थे। इसका मैं डिटेल आपको अभी की करवाऊंगा। अभी जो अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, MOHFW। और अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंडर थे, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं अभी डिटेल में बताएंगे उनका। तो जैसी जरूरत थी वैसे हिसाब से हर एक मिनिस्ट्री ने फूड रिलेटेड अपना कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो निकाली थी। तो इतने ज्यादा मल्टीप्लिसिटी हो गई थी मिनिस्ट्रीज की कि कोई एक समस्या अगर आ जाती तो वो फाइल अलग अलग मिनिस्ट्रीज में
सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे चक्कर काटती रहती थी। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। और इसको एक, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड इशू था, फूड इंडस्ट्रीज को जैसी मदद चाहिए थी या फूड को रेगुलेट करना, तो इसके लिए ये काफी टाइम से सभी लोगों के दिमाग में चल रहा था, जो कंसर्न थे कि कोई एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो फूड से रिलेटेड सभी इश्यूज को टेक अप करे। तो इसके लिए जो इंटीग्रेटेड मॉडर्न फूड लॉ, जो अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट अब बन के आया है, उसकी जरूरत महसूस की इंडस्ट्री ने भी और सभी स्टेक होल्डर्स ने भी। और प्राइम मिनिस्टर ने 2002 में एक टास्क फोर्स बनाया, जो टास्क फोर्स रिव्यू किया, जिसने इंडिया का फूड और एग्रो इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट पॉलिसी को, इसने कई रिकमेंडेशन दी इस टास्क फोर्स ने। और सबसे बड़ी रिकमेंडेशन यही थी कि जो अलग अलग फूड लॉज उस टाइम पे काम कर रहे थे, उन सभी को एक छत के नीचे लेके आओ, वन अम्ब्रेला पॉलिसी हो, ताकि सुपरविजन जो है फूड इंडस्ट्री का या फूड बिजनेस का, वो एक सिंगल अथॉरिटी देखे, जिससे कि जो अपनी पॉलिसीज हैं उसको, या रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। अब मान लो एक प्रोडक्ट है और उसको 10-11 एजेंसीज अलग अलग हैं, वो देख रही हैं, तो कोई एक भी एजेंसी कुछ डिसीजन ले लेती है, दूसरी एजेंसी कुछ, तो कंज्यूमर और जो अपना प्रोसेसर है वो उलझ के रह जाते थे। तो इस कारण से, जैसे यूएस के अंदर यूएस एफडीए है, सिर्फ मिल्क और मीट और एग, ये तीन चीज छोड़ दो, ये तीन चीज वहां पे यूएसडीए देखता है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बाकी जितने भी फूड से रिलेटेड हैं उनको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखता है यूएस के अंदर। तो वैसी ही एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का इन्होंने प्रपोजल दिया था, और जितने भी इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स थे उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना, कि ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वही इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड हो, ताकि जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, उनमें कोई फर्क ना हो। तो जितना हो सके उसको अलाइन करो इस तरीके से। तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ने काम किया, और एक इंटरनेशनल फर्म ऑर्गेनाइजेशन है या फोरम है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बोलते हैं, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो UN के हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी तर्ज पे या उसके साथ मिलके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उस पे काम करना शुरू करे। तो इस तरीके की एक सिंगल बॉडी की जरूरत थी। तो उन्होंने बताया कि इस सारे काम को करने के लिए, जो हमारे स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली सही नहीं है उनको सही करने के लिए, साइंटिफिक वे से हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, हमारी जो लैब्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए और उनसे सलाह ली जाए। तो इस काम के लिए जो MOPI था उसने इंटरेस्ट लिया, इनिशिएटिव लिया, और एक फूड बिल इंट्रोड्यूस किया 2002 में, नया फूड बिल ड्राफ्ट किया इन्होंने। इसका प्राइमरी फोकस यही था कि जितने भी एग्जिस्टिंग फूड लॉज हैं उनको एक सिंगल स्टैट्यूट या एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल रेगुलेटरी फूड अथॉरिटी, जो पूरे इंडिया को, जो रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेटरी का मतलब होता है कि जो भी कानूनी रूप से इम्प्लीमेंट करने वाली चीजें हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, या सेल से रिलेटेड है, जो सेफ फूड प्रोवाइड होना चाहिए कंज्यूमर को, तो एक अथॉरिटी इसको टेक अप करे। तो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था उन्होंने सलाह दी, जो भी चेंज करने थे उनको बताया या उसको फॉर्मुलेट किया, और एक इंटीग्रेटेड फूड लॉ बनाया। इंटीग्रेटेड मतलब सारे चीजों को मिला के, और वही एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट होगा अगर रेगुलेशन से रिलेटेड है, कोई भी फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड। यानी बार बार अलग अलग मिनिस्ट्रियों के धक्के नहीं खाने, सिर्फ एक मिनिस्ट्री या एक आपका जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बताएगी सभी चीजों फूड से रिलेटेड के बारे में।
लेकिन सारे लॉज को खत्म करना और एक नया लॉ बनाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, और धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू किया। इंडस्ट्रीज ने भी इसमें साथ दिया, स्मॉल स्केल यूनिट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिल 2005 में ड्राफ्ट किया गया और पब्लिक के कमेंट्स के लिए उसको ओपन किया। कोई भी बिल का मतलब क्या है कि हम ये चीज लाने जा रहे हैं, इसको कानून बनाने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बिल। उससे पहले वो पार्लियामेंट में आता है तो बनता है, उसको कहते हैं ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट जब बिल में कन्वर्ट होता है कि हमारी तरफ से हाँ है, पार्लियामेंट बोलती है, तो पब्लिक के कमेंट्स और ले लो, तो उसको बिल के फॉर्म में ओपन किया जाता है और पब्लिक कमेंट्स के लिए। तो उसमें चाहे कंपनीज हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे लोग हैं, उस पर कमेंट देते हैं कि भाई इसमें ये चीज होनी चाहिए, इसमें ये चीज होनी चाहिए, इस लिमिट को इतना, तो जो भी उसमें स्ट्रक्चर था उसके ऊपर इसमें डिस्कशन होता है। उन्होंने ये 27 जून 2005 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी भेजा। क्या बात होगी? कुछ नहीं सर, ऐसे ही हो गया था। अच्छा, मजाक कर रहा था क्या? चलो, तो 2005 में जब ये बिल पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन हुआ, WTO को भेजा गया, उसके बाद लोकसभा में, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है लोकसभा, उसके अंदर अगस्त 25 2005 के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ। इसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी PSC ऑन एग्रीकल्चर के पास इसको भेजा गया कि इसमें और रिव्यू कर लो, कोई कमी रह रही है तो इसको दूर कर लो। फिर PSC जो थी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को 21 फरवरी 2006 को दी कि जो भी उनके सजेशंस थे या जो भी वो चीज बताना चाहते थे, तो अपने कमेंट उन्होंने दिए। और लोकसभा ने PSCs के जो कमेंट थे उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद 26 जुलाई 2006 को इस बिल को पास कर दिया लोकसभा में। कोई भी कानून कैसे बनता है ये उसकी प्रक्रिया है, और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट कैसे बना है ये सारी उसकी प्रक्रिया है। अब जो ये PSC की रिकमेंडेशन इनकॉर्पोरेट करने के बाद, उसमें जोड़ने के बाद, लोकसभा ने जब बिल पास कर दिया तो लोकसभा से बिल जाता है राज्यसभा को, जिसको अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो लोकसभा से बिल पास हो गया, अभी ये बिल है। फिर ये राज्यसभा के पास गया 31 जुलाई 2006 को, और राज्यसभा ने इस बिल को अगस्त 2 2006 को पास कर दिया। तो ये अभी बिल है, पहले लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया। अब इस पे फाइनल मोहर लगाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल को 23 अगस्त 2006 को साइन कर दिया, उसकी तरफ से हाँ होगी। प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है। अब वो गजट में छपेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट नोटिफिकेशन थी उसमें ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का ये 34वां एक्ट था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 24 अगस्त 2006 को ऑफिशियल गजट में छाप दिया, और इसी दिन से ये लागू हो गया। तो 24 अगस्त 2006 से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ये लागू हो गया। इसके अंदर, एक्ट के अंदर 12 चैप्टर हैं और टोटल 101 सेक्शन है। एक्ट के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। तो ये तब आपके ध्यान में रखने वाली बात है कि इस एक्ट के 12 चैप्टर हैं जिसमें 101 सेक्शन है, और लास्ट में शेड्यूल होते हैं, और इसमें 2 शेड्यूल हैं। इस एक्ट के खास चीज जो है कि PFA के जो खास बातें थी वो सभी इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, और इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेजिस्लेशंस हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशंस है, उसकी हिसाब से इसके अंदर चेंज किए गए हैं। और इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर है। 3 टियर का कि सबसे बड़ी एक, सबसे ऊपर एक होगी फूड सेफ्टी बॉडी, और एक स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी होगी, एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होगी। तो सबसे जो बड़ी जो अपेक्स बॉडी है उसी को स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बोलते हैं। फिर एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होगी जो इसके लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को के लिए एडवाइस करेगी इस अपेक्स बॉडी को, और अलग अलग साइंटिफिक पैनल्स और कमेटीज होंगी। तो साइंटिफिक पैनल्स और कमेटीज अपने सजेशन, अपने इनपुट्स ये देती हैं, और हर एक जो साइंटिफिक पैनल या कमेटी है उसका चेयरमैन मेंबर होता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बैठ के
उन सारे सजेशंस को रिव्यू करती है, इंडस्ट्री से जो रिक्वेस्ट आती है उनको रिव्यू करती है, उसके बारे में सलाह बाड़ी करके फिर ये जो अथॉरिटी है उसको बताते हैं कि जी हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन है। फिर अथॉरिटी उसके ऊपर आगे पूरा इसको बताऊंगा कि इसमें कानून कैसे बनता है या कोई चीज कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में, या रूल रेगुलेशन कैसे बनते हैं इसके अंदर। तो इसमें ध्यान यही रखा जाता है कि जो भी डिसीजन लेना है वो साइंस बेस्ड हो और सभी की सलाह से हो, चाहे वो आपको स्टैंडर्ड बनाना है या आपको कोई आपका रूल रेगुलेशन है इम्प्लीमेंट करने हैं, तो सभी की सलाह से, सभी के मेलजोल से, साइंस बेस्ड, जिसके पीछे साइंस बैकिंग हो। यही नहीं कि कुछ भी आपने मिलकर एक डिसीजन ले ले, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, उन सभी को कंपेयर करके उसके ऊपर डिस्कस करके फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये तरीका है। अब जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, इसकी खास बातें क्या हैं, सैलिएंट फीचर्स। तो इसमें 8 डिफरेंट फूड रिलेटेड जो स्टैट्यूट्स थे पहले, वो इनकॉर्पोरेट किए गए, मिलाया गया है। और इसका मेन एम यही है कि एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट रखे सभी तरह के मैटर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल के जो पहले रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स इस तरीके की चीजें थी, उनको मिला के एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड इसके अंदर तैयार की जाए, तो कंट्रोल एक जगह हो सभी चीजों का जो फूड से रिलेटेड पहले बिखरी हुई थी। तो इसकी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है उसके अंदर बताया गया है कि जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये मेन अपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगी, जिसमें एक चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन जिसको बोलते हैं, और 22 इसके मेंबर होंगे। और जनरल प्रोविजंस जो फूड रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो भी फूड एडिटिव्स हैं या प्रोसेसिंग एड्स हैं, ये जो रूल रेगुलेशन बताई गई हैं इस कानून के तहत, उसके अनुसार ही मिलाई जाएंगी। फूड एडिटिव्स एंड प्रोसेसिंग एड्स, ये नए वर्ड्स हैं, प्रोसेसिंग एड्स। तो इन वर्ड्स का क्या मतलब है, ये रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस चीज को आप एडिटिव मानोगे, किस चीज को आप प्रोसेसिंग एड मानोगे। ऐसे क्वेश्चन उठते हैं रेगुलेटरी में, क्योंकि मिलती तो दोनों ही फूड के अंदर है चीजें। तो प्रोसेसिंग एड भी फूड के टच में आती है, कांटेक्ट में आती है, या प्रोसेसिंग के दौरान इस्तेमाल होती है। तो एडिटिव्स कैसे अलग हैं और प्रोसेसिंग एड कैसे अलग हैं, ये आगे डिफाइन किए हुए इसमें। और फूड्स के अंदर कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए, या वेटनरी ड्रग रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए, कोई सॉल्वेंट रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, या माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेंट नहीं होना चाहिए, जो एक तो उस रेगुलेशन के अंडर प्रेस्क्राइब्ड ना हो, और वो भी जो प्रेस्क्राइब्ड है वो भी विद इन जो लिमिट है उतनी लिमिट पे हो, लिमिट से ज्यादा ना हो। दूसरा, रेगुलेशन जितने भी हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कोई भी अलग तरह का नया जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, इरेडिएटेड फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, या फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, हार्ट पेशेंट्स के लिए, जीरियाट्रिक पेशेंट फूड है बूढ़े लोगों के लिए, या कोई फंक्शनल फूड है, या कोई न्यूट्रास्यूटिकल है, हेल्थ सप्लीमेंट है, प्रोप्राइटरी फूड है, उसके लिए रेगुलेशंस हैं वो बनाई जाएंगी, और उन रेगुलेशंस के मुताबिक ही ये सारे फूड हैं जो प्रोसेस किए जाएंगे और सेल होंगे। इसी एक्ट के अंदर जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं क्या रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, FSSAI के, वो इसमें बताए गए हैं, और साथ में इस एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये सारा इस एक्ट के अंदर ही बताया गया है। और इस एक्ट की अब ये खास बातें बता रहे हैं कि इसमें ऐसी एडवर्टीजमेंट्स को कोई भी फूड एजेंसी, फूड इंडस्ट्री क्लेम नहीं कर सकती जो मिसलीडिंग है या धोखा देने वाले हैं, या इस एक्ट को कंट्रावीन करते हैं, इस एक्ट को कंट्राडिक्ट करते हैं, या इस एक्ट के बाहर हैं, या किसी तरह की भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस एक्ट के अंडर।
वो कैसे हैं, वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर सारी डिफाइंड है। जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं इंडिया के अंदर, अगर वो इंपोर्ट रहते हैं तो वो सारे के सारे FSSAI की रेगुलेशन के अंडर आएंगे। FSSAI के रूल्स को मानना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में आ सकते हैं और बिक सकते हैं। तो कोई भी बंदा ऐसे फूड को इंपोर्ट नहीं कर सकता जो अनसेफ है या मिसब्रांडेड है या सबस्टैंडर्ड फूड है, या उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस मिले हुए हैं जो उसमें नहीं होने चाहिए। तो इंपोर्ट से रिलेटेड भी है। अब एक्ट ये कहता है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, फूड बिजनेस ऑपरेटर किसको बोलते हैं? जो फूड की प्रोसेसिंग कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, सेल कर रहा है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो इंश्योर करे कि जो हमारा फूड है वो सेफ है और एज पर द रिक्वायरमेंट है एक्ट की, चाहे वो प्रोडक्शन में है, चाहे प्रोसेसिंग में, चाहे इंपोर्ट पे, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन पे, चाहे सेल पे है। जो भी बिजनेस उसके कंट्रोल में है, मान लो प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर अपनी विद इन इट्स बाउंड्रीज देख सकता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला गया तो आगे जो होलसेल के पास पहुंच गया, तो होलसेल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी है जो वो अपने प्रोसेसर की है। होलसेलर के पास वो स्टोर में पड़ा है, गोडाउन में है या रेफ्रिजरेशन में है, तो वो जिम्मेवारी जो है उस डिस्ट्रीब्यूटर की है, होलसेल जो बड़ा बंदा है। अब अगर वो रिटेल के पास भेज देता और रिटेल वाले के पास वो सामान पड़ा है, तो अब उसकी सेफ्टी से रिलेटेड जो जिम्मेवारी है रिटेल वाले की है। लेकिन इनमें ना बाद में बड़े डिस्प्यूट उठते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ही फॉल्ट ऐसा है, समझना इस बात को थोड़ा सा, कि उसके कारण आगे जाके वो फूड अनसेफ हो गया है, तो वो पार्ट रहेगा प्रोडक्शन वाले के उस पे गलती, तो उसमें प्रोडक्शन वाले को पकड़ा जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जिस भी बंदे के पास जो भी प्रोडक्ट जिस फॉर्म में आया है, ये उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि जब तक उसके पास रहे वो ये इस चीज के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सके कि जब तक उसके पास रहा है वो सेफ रहा है प्रोडक्ट। चाहे आपके वो टेम्परेचर अब्यूज का है, या उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड है, या उसका एनवायरमेंटल कंट्रोल से रिलेटेड है। तो जिस आदमी के पास जो खाने का सामान पड़ा है, चाहे वो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के दौरान देख रहा है, प्रोसेसिंग वाला प्रोसेसिंग के दौरान देख रहा है, इंपोर्टर इंपोर्ट जब होके उसके पास माल आ गया या आगे भेजेगा तब तक देख रहा है, तो जिसके पास जिस फॉर्म में रहना चाहिए उस फॉर्म में सेफ रहा है या नहीं, ये जिम्मेवारी उसी बंदे की है। दूसरा, इस एक्ट में जो भी मैन्युफैक्चरर है, पैकर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेल सेलर है, इन सभी की जिम्मेवारी फिक्स की गई है कि फूड को सेफ रखना और जैसी रिक्वायरमेंट है एक्ट की उसके मुताबिक रखना, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। और ऐसा नहीं करोगे तो आपकी लायबिलिटी फिक्स की जाएगी, उसके बेस पे आपको पेनलाइज किया जाएगा, या आपको जो भी लीगल उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगे। तो फूड सेफ्टी की जो जिम्मेवारी है, जो हर एक बंदा है चेन में, वो उसकी है। तो अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हर एक बंदे के पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे वो ये इंश्योर कर सके कि जब तक फूड उसके पास रहा है, सेफ रहा है, या तो गलती उससे पहले रही है या उसके बाद में। अगर वो इस तरीके के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो ही विल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। तो उसके पूर्व कानूनी कार्रवाई होगी और ये माना जाएगा कि इसके पास इस चीज को इंश्योर करने वाला प्रूफ नहीं है, तो गलती इसकी है। तो इसलिए जो ये इतने फॉर्म भरवाते हैं, टाइम टेम्परेचर चेक करवाते हैं, आने का टाइम, जाने का टाइम, कौन सा सामान कितने दिन रहा, ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो आप अपने को पाक साफ साबित कर सको। FSSAI जो है, अच्छा, एक्ट में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फूड रिकॉल प्रोसीजर बताया गया, उसके हिसाब से फूड रिकॉल करना है। तो फूड रिकॉल का क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या रेगुलेशंस हैं, वो सारी जो हमारी अलग अलग रेगुलेशन बनी है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, उस पर दिखाया गया है। तो FSSAI जो है और स्टेट फूड अथॉरिटी हैं, वो इस एक्ट की एनफोर्समेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी इस कानून को लागू करना जमीनी सतह पे। हम कह देते हैं ना कि 10 मिनट का
सिग्नल आ गया भाई। चलो 10 मिनट में करवाते हैं जितना होता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई कोई नहीं पकड़ता जी, वो इस कारण से है कि ये जो अथॉरिटी है नई नई बनी है, अभी इनके ऑफिसर्स भी हैं बहुत कम हैं। धीरे धीरे भर्तियां होंगी और लोगों तक ये फिर जो इसका एनफोर्समेंट है वो और ज्यादा होगा। तो कोई भी जब नई अथॉरिटी बनती है तो उसके सामने ये चैलेंजेस होते ही हैं। इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ह्यूमन रिसोर्सेज है ये उतने बढ़िया नहीं होते, तो इम्प्लीमेंटेशन में, एनफोर्समेंट में शुरू में दिक्कतें आती हैं। तो वो अभी उसी फेज से गुजर रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज को एनफोर्स भी वो कर रहे हैं। अब लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन कोई भी फूड बिजनेस है उसको करवाना जरूरी है हिंदुस्तान में। इसका सीधा इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई रेडी वाला गोलगप्पे भी बेच रहा है तो उसके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि अगर वो प्रोसेसिंग कर रहा है, अब गोलगप्पे भी तो प्रोसेसिंग है, बर्गर बेचते हैं या जो चाइनीज ये डमसम वगैरह, ये जो भी अपने डम्पलिंग्स वगैरह बेचते हैं, छोटी से छोटी रेडी है, उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उसकी 100 रुपए फीस है, ऑनलाइन हो जाता है। अब वो रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है कि बिना रजिस्ट्रेशन के अगर उसको लोकल हेल्थ अथॉरिटी पकड़ लेती है तो उसको बड़े फाइन का सामना करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन साल में एक बार करवाना जरूरी होता है ताकि लोकल हेल्थ अथॉरिटी के पास ये इंफॉर्मेशन रहे कि कहाँ कहाँ पे फूड बिजनेस रन हो रहा है। इवन मिठाई की दुकान है उनके लिए भी कितना ही आपका जो मान लो दूधिया है, तो जो छोटे से छोटा भी बिजनेसमैन है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और जो बड़ी यूनिट्स हैं फूड की उनके लिए लाइसेंसिंग जरूरी है। लाइसेंसिंग भी स्टेट लाइसेंस है, सेंट्रल लाइसेंस है। ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिट कितनी बड़ी है, उसके लिए अलग अलग उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर लिमिट बताई हुई है। उस हिसाब से उनको रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, स्टेट लाइसेंसिंग या सेंट्रल लाइसेंसिंग करवानी होती है, करना होता है। फीस है उनकी अलग अलग। तो जो स्मॉल बिजनेस ऑपरेटर और टेम्परेरी स्टॉल होल्डर्स, तो इनको एग्जेम्प्ट किया गया है लाइसेंस से, लेकिन धीरे धीरे इनको अब यूज कर अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। तो एक्ट के अंदर ही जनरल प्रोविजंस हैं ऑफेंसेस से रिलेटेड, और कितना बड़ा ऑफेंस है उसकी क्या पेनल्टी होगी अगर वो एक्ट के अनुसार काम नहीं करते, तो ये दिया हुआ है। और अलग अलग तरह की पेनल्टीज हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, सेलिंग मिसब्रांडेड सबस्टैंडर्ड फूड या कोई भी अडल्ट्रेटेड फूड, उसका फाइन बताया हुआ है। और अगर ज्यादा बड़ा ऑफेंस है तो उसके लिए अलग जो सजाएं हैं, इम्प्रिजनमेंट भी है, वो भी इसमें हो सकती है। ये सारा इसमें बताया हुआ है। और एक्ट के अंदर जितने भी लॉज हैं फूड से रिलेटेड उन सबको एस्टेब्लिश करने के लिए जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको कहा गया है कि ये बनाओ अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी इससे रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाएगी और रेगुलेट करेगी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट फूड का। और ये इंश्योर करेगी अथॉरिटी कि सेफ और होलसम फूड जो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक है वो हमेशा देश में अवेलेबल रहे। और इस तरह के जो भी मैटर हैं, जैसे भी समस्याएं आए, उनको टैकल करें। अब जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के आपको सेलिएंट फीचर बताए हैं और ये लागू हुआ है, इसका तरीका बताया है कि कब से कब, कैसे कैसे लागू हुआ। इसके अंदर मैंने बताया था कि अलग अलग एक्ट्स को मर्ज कर दिया गया है और उन एक्ट्स को खत्म कर दिया गया है जो पहले होते थे। जैसे पीएफए 1954 का था, ये फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर था 1955 का, ये मीट फूड प्रोडक्ट्स एमएफपीओ 1973 का था, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर था 1947 का, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर था 1988 का, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967 का, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 का, और इस तरह के कई और इस तरीके के ऑर्डर, एक्ट्स, ये सारे के सारे रिपील कर लिए, मतलब इनको वापस ले लिया गया जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2006 ये एक्ट लागू हुआ। तो वही है कि सिंगल एंट्री, सिंगल पॉइंट, जहां पे सेफ्टी से रिलेटेड सारे काम होंगे। अब
जो अपनी अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी को कौन बनाएगा, कौन रन करेगा, इसकी जो जिम्मेवारी इस एक्ट में बताई गई है। जब इस बेयर एक्ट को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, उस ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री रहेगी एफएसएसएआई के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएसएसएआई ये देखेगी। चेयरपर्सन होगा और इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। जो चेयरपर्सन होगा वो सेक्रेटरी के रैंक का होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2 ऑफिसर्स को, एक चेयरपर्सन को और सीईओ, इन दोनों को अपॉइंट करेगी। अब एफएसएसएआई का मैंडेट क्या है, वो क्या काम करेगी एफएसएस एक्ट 2006 से रिलेटेड? तो पहला तो यही कि जो भी रेगुलेशंस बनानी है स्टैंडर्ड्स को लेके, या कोई गाइडलाइंस बनानी है फूड आर्टिकल्स को लेके, या कोई सिस्टम बनाना है जिससे कि स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया जाए और एनफोर्स किया जाए, तो एक तो ये काम होगा कि इस तरीके की रेगुलेशंस बनाना। दूसरा, एफएसएसएआई ऐसे मैकेनिज्म और गाइडलाइन बनाएगी सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन बॉडीज के लिए, जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है फूड बिजनेस के लिए, उनको लागू करवाए या उनको बनाए, उनको फैसिलिटेट करे। तीसरा, ऐसे प्रोसीजर और गाइडलाइन लैब्स के लिए, एक्रेडिटेड लैब्स के लिए या लैब एक्रेडिटेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए तैयार करेगी कि वो लैब एक्रेडिटेड हैं, फूड के मामले में एनालिसिस कर सकती हैं, और जो एक्रेडिटेड लैब हैं वो कैसे काम करेंगी और उनको एक्रेडिट करने के क्या गाइडलाइंस हैं, वो सारे प्रोसीजर एफएसएसएआई बनाएगी। इसके अलावा ये साइंटिफिक एडवाइस देगी और टेक्निकल सपोर्ट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी पॉलिसी बना सकें फूड सेफ्टी से रिलेटेड और रूल बना सकें, ताकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। इसके अलावा कोई भी डाटा फूड कंजम्पशन से रिलेटेड या कोई भी फूड सेफ्टी इंसिडेंट्स है उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करें और उसको एनालाइज करें, और कोई भी बायोलॉजिकल रिस्क है उसको देखें। जैसे अभी कोविड का चल रहा है तो इसमें बार बार ये गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं एफएसएसएआई कि फूड बिजनेसेस को कैसे ऑपरेट करना है, हाइजीन सैनिटेशन कैसे मेंटेन करना है। तो इससे रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं उनका भी डाटा एफएसएसएआई लेती है। कोई भी कंटेमिनेंट्स हैं फूड के अंदर, चाहे वो आपके वाटर से आए, एनवायरनमेंट से आए हैं या किसी और सोर्स से आए हैं, किसी भी तरह के ड्रग रेजिड्यूज हैं या एंटीबायोटिक रेजिड्यूज हैं, तो वो सारे देखना, इनका डाटा लेना। कोई भी कंटेमिनेंट्स फूड प्रोडक्ट्स के अंदर हैं उनसे रिलेटेड डाटा आइडेंटिफाई करना, कोई भी नए रिस्क आ रहे हैं, और एक रैपिड अलर्ट सिस्टम तैयार करना, ताकि अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए तो पूरे सभी कंज्यूमर्स को बताया जा सके कि भाई ये समस्या है और इसको इस तरीके से आपको इससे निजात मिल सकती है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन नेटवर्क पूरे कंट्री का तैयार करना, जिसमें पब्लिक, कंज्यूमर, पंचायत या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे, उनको फटाफट रिलायबल और उतनी इंफॉर्मेशन जितनी उनके लिए जरूरी है फूड सेफ्टी से रिलेटेड या किसी भी इशू से रिलेटेड, जो उनसे रिलेटेड है, उनको जानकारी दी जा सके। इसके अलावा जो भी बंदे इन्वॉल्व हैं या जाना चाहते हैं फूड बिजनेस के अंदर, जैसे आप लोग हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट, इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, या जो ऑलरेडी लगे हुए बंदे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि वो अपने काम को अच्छी तरह से कैसे अंजाम दें। फिर इसके बाद है कि कोई भी इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनते हैं फूड से रिलेटेड, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो उसमें अपना योगदान दें। इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे WTO है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, FAO है, WHO है, उनके साथ मिलकर काम करें। और लास्ट में सबसे बढ़िया चीज यही कि जो भी फूड सेफ्टी के बारे में जनरल अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचाएं, बताएं, स्टैंडर्ड्स के बारे में लोगों को जागरूक करें। तो जो अपनी ये फूड स्टैंडर्ड्स सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर अपने MOF मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है।